So next topic is respiration. Respiration ऐसे प्रोसेस है जहाँ पे फूड होगा Point होगा in the cells of body with the help of oxygen and energy is released in the form of ATP. So respiration is the process by which food is burned in the cells of the body with the help of oxygen to release energy. It takes place in the mitochondria of the cell. माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जाके प्रोसेस होती है और माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा फंक्शन है सेलुलर रेस्पिरेशन, जहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। सो इस प्रोसेस में क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है, स्प्लिट होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, और एनर्जी जो रिलीज होती है वो एटीपी के फॉर्म में रिलीज होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सो एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू मेक एटीपी मॉलिक्यूल्स, adenosine triphosphate from ATP molecules, adenosine diphosphate and inorganic phosphate. तो ATP एडिनोसिन एक ऐसा न्यूक्लियोसाइड है जहाँ पे एडेनिन ग्रुप होता है, वो अटैच होता है दो फॉस्फेट ग्रुप से, तो उसको बोलते हैं डाइफॉस्फेट। अगर वो तीन फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ जाए तो उसको बोलेंगे ट्राइफॉस्फेट। फॉस्फेट के साथ मिलकर एनर्जी फ्रॉम रेस्पिरेशन टू फॉर्म एटीपी, एनर्जी सेल के अंदर एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है। जब सेल को एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है तो एटीपी ब्रेक डाउन होकर वाटर की प्रेजेंस में एडीपी बनाता है और एनर्जी रिलीज होती है। जब एटीपी चाहिए तो एटीपी जो है वाटर की प्रेजेंस में एडीपी प्लस एनर्जी में रिलीज हो जाती है। इस प्रोसेस को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे फूड कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। CO2 जो है गैसेस एक्सचेंज के थ्रू फ्यूजन प्रोसेस के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है, और वाटर जो है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में कुछ अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ मिक्स होकर बाइकार्बोनेट बनाता है जो ब्लड के अंदर बनता है। सो ब्लड की कंपोनेंट में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट, types of respiration. Respiration are of two types, aerobic respiration and anaerobic respiration. Aerobic respiration जो होता है, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो, इसको प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और इसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, CO2 वाटर एंड एनर्जी। अभी हमने एक्सप्लेन किया था पूरा। देखो यहाँ ग्लूकोज जो है एरोबिक रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक जो होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, एनारोबिक जो है ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी की प्रोड्यूस होती है, यहाँ पे कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है। यहाँ का जो एंड प्रोडक्ट है CO2 और वाटर एनर्जी है, यहाँ का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो लैक्टिक एसिड और इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी है। ये जो है प्रोसेस होती है ऑर्गेनिज्म में ज़्यादातर, और ये प्रोसेस जो होती है वो मसल सेल्स और यीस्ट में होती है। फंगस में और हमारी बॉडी में बात करें तो मसल्स के अंदर होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज जो होता है वो कन्वर्ट होता है पहले पायरुवेट में ही कहाँ होता है, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होती है। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस जो साइटोप्लाज्म में होती है, उस प्रोसेस जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होती है वहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होकर पायरुवेट बन जाना। पायरुवेट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। फिर उसके बाद जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यहाँ पे कन्वर्ट होता है CO2 वाटर एंड एनर्जी। क्लियर द कॉन्सेप्ट। सो एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है साइटोप्लाज्म में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और फिर उसकी पायरुवेट फर्दर कन्वर्ट होता है CO2 वाटर एंड एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। सो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दो में ये प्रोसेस होती है ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस, जहाँ पर 12 ATP का फॉर्मेशन होता है, 12 ATP बनते हैं, वो स्टोर होते हैं। तो ये ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस का पार्ट है, साइटोप्लाज्म में होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS। तो ये जो CO2 और वाटर जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है ग्लाइकोलिसिस में वो एंटर करता है और वहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो वाटर है वो स्प्लिट होता है, इसी की साइकिल चलती है ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। वी विल डिस्कस इन 11th क्लास, नॉट इन योर क्लास। 10th क्लास में इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं है। क्वेश्चंस आते हैं MCQ बेस्ड। 2 साइकिल्स होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, एक होती है क्रेब्स साइकिल और दूसरी होती है ETS साइकिल। ये दोनों प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती हैं। क्रेब्स साइकिल में 24 ATP बनते हैं पूरी साइकिल को कंप्लीट करने में 2 टाइम्स में, और ETS में वाटर स्प्लिट होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये और ग्लाइकोलाइसिस में भी ATP का फॉर्मेशन होता है, लेकिन क्रेब्स साइकिल के कंपैरिजन में 12 ATP बनते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होती है। लैक्टिक एसिड और इथेनॉल CO2 एंड वाटर बनता है। ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ, पायरुवेट देन लैक्टिक एसिड और एनर्जी में हुआ। तो जो हमारे मसल सेल्स हैं, अभी तो आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जब लैक्टिक एसिड बढ़ जाता है तो आपको लगता है कि अब पेन हो रहा है, अब बॉडी में ऑक्सीजन की कैपेसिटी नहीं है, अब इससे ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। सो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है उस दौरान। एनारोबिक प्रोसेस रेस्पिरेशन यीस्ट में होता है। ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट में और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पायरुवेट कन्वर्ट होता है इथेनॉल CO2 और एनर्जी में। मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। सेम एज उसमें है एनारोबिक रेस्पिरेशन यीस्ट में भी होता है, मसल सेल्स में भी होता है। सेम वहाँ पे ये मतलब मसल सेल्स में अगर ईस्ट में है तो ये किस में कन्वर्ट होगा, इथेनॉल में। इसमें कन्वर्ट होगा इथेनॉल में। और अगर ये उसमें है, अगर बात करें मसल सेल्स की, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, लैक्टिक एसिड। ये पूछता है कि लैक्टिक एसिड किस में बना और इथेनॉल किस में बना, ये आपको ध्यान रखना है। इथेनॉल किस में बना और लैक्टिक एसिड किस में बना। क्लियर द कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे। पाथवे दे रखा है कि ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म एक ऐसा एक्वस फ्लूइड है जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बीच में होता है। इस फ्लूइड के अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं, तैरते रहते हैं, आपस में कोलैप्स नहीं होते। साइटोप्लाज्म क्या करता है, मेनली उनको कोलैप्स नहीं होने से बचाता है और उनको मेंटेन करता है। तो ग्लूकोज जो होता है यहाँ पे, यू कैन सी द पाथवे ऑफ द ग्लूकोज, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज यहाँ पे जो है वो पायरुवेट में और एनर्जी रिलीज साइटोप्लाज्म के अंदर, फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके यहाँ पे CO2 वाटर एंड एनर्जी में हुआ। ये मसल सेल्स के अंदर जाके लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हुआ और यीस्ट के अंदर जाके इथेनॉल में कन्वर्ट हुआ। बस आपको 3 पॉइंट याद रखनी है। माइटोकॉन्ड्रिया मैंने बोला साइटोप्लाज्म के अंदर जो प्रोसेस होती है उसको हम ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। ये थोड़ा कॉम्पिटिशन के पर्पज से इम्पोर्टेंट है, इनके क्वेश्चन आ जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो प्रोसेस होती है उनके 2 नाम हैं, एक होता है क्रेब्स साइकिल और दूसरी होती है ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। रेस्पिरेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमन बीइंग्स में रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है, कौन कौन से होते हैं। मेन ऑर्गन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्या है, नॉस्ट्रल्स हैं। 2 आपको जो नेजल कैविटी दिख रही है, ये इनको हम नॉस्ट्रल्स बोलते हैं, जिसमें हम सांस लेते हैं द्वारा, और एयर हमारी बॉडी के एयर हमारी नोज के अंदर जाती है। फिर नॉस्ट्रल्स होते हैं, नॉस्ट्रल्स के अंदर एक कैविटी होती है जिनको हम नेजल कैविटी बोलते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे होता है फेरिंग्स, और फेरिंग्स के बाद में होता है, ये है नेजल कैविटी, ये है नॉस्ट्रल्स, नॉस्ट्रल्स में यहाँ है नेजल कैविटी, और यहाँ पे है नेजल कैविटी के बाद ये वाला पार्ट आता है नेजोफेरिंग्स। ऑरियोफेरिंग्स की बात करते हैं तो फूड के लिए होता है, और नेजोफेरिंग्स की बात करते हैं तो वो, ये पूरा नाम इसका होता है नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स, फेरिंग्स तो लैरिंग्स, लैरिंग्स को हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स, इसको हम वॉइस बॉक्स में बोलते हैं। और फिर उसके बाद ये ट्रैकिया में जाता है, ट्रैकिया से उसके बाद ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई के बाद यहाँ पे ये ट्रैकिया डिवाइड होकर यहाँ पे कहाँ हो गया, ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई में यहाँ पे ये ब्रोंकाई हो गए। और ये ब्रोंकाई में भी छोटे छोटे पार्ट जिनको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स में यहाँ पे होती है बैलून लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज एल्वियोलाई। एल्वियोलाई, क्लियर।
और ये होता है डायफ्राम। जब हम सांस लेते हैं डायफ्राम जो होता है डोम शेप का होता है। जैसे हम सांस लेते हैं तो जब हम इनहेल करते हैं डायफ्राम ऊपर की तरफ हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। जैसे हम ब्रीथिंग आउट करते हैं, एक्सहेल करते हैं, गैस बाहर वो एयर बाहर निकालते हैं, तो जैसे जैसे वो वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है। नेक्स्ट है एयर। पूरा प्रोसेसिंग है जो हमने एक्सप्लेन किया, एक बार देख लीजिए। एयर एंटर थ्रू द नॉस्ट्रिल्स एंड हेयर एंड म्यूकस ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द नॉस्ट्रिल्स। तो जो नोज के अंदर जो है क्या होते हैं, यहाँ पे हेयर्स होते हैं जिनमें जो क्या करती हैं, और म्यूकस होते हैं जो डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप्ड कर लेती है। तो एयर एंटर कहाँ करती है, नॉस्ट्रिल्स में, फिर वो पास होती है लैरिंग्स, फेरिंग्स, देन लैरिंग्स, देन ट्रेकिया, ट्रेकिया से होते हुए वो कहाँ जाएगी, ब्रोंकाई, और फिर ब्रोंकाई के बाद ये लंग्स में ब्रोंकाई डिवाइड हो जाते हैं ब्रोंकियोल्स में, और ये ब्रोंकियोल जो होते हैं ये दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे जाके एल्वियोलाई होती है। ये एल्वियोलाई के ऊपर ये ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज वगैरह आपको दिखाई दे रही, कैपिलरीज और वेन। ग्रीन कलर की जो है, ब्लू कलर की जो है वो वेन होती है, रेड कलर की आर्टरी होती है, और ये उनके अंदर छोटी छोटी कैपिलरीज होती है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर विच कवर्ड द एल्वियोलाई फुली। सो इनको हम कैपिलरीज बोलते हैं, एल्वियोलाई होती है। यू कैन सी द इमेज हियर। सो लंग्स के उसके बाद एंटर करते हैं, ब्रोंकाई के बाद एंटर करते हैं लंग्स। ट्रैकिया में रिंग ऑफ कार्टिलेज होते हैं, कार्टिलेजिनस रिंग होती है, कार्टिलेज का बना होता है ट्रैकिया। और कार्टिलेज आपने पढ़ा था सॉफ्ट बोन्स होती हैं जो बोन से हार्ड सॉफ्ट होती हैं। यह पिन्ना जो है हमारा वो कार्टिलेज का बना हुआ है, जो क्या करती है, कोलैप्स होने से बचाती है। कैसी करती है, रिंग्स कार्टिलेज की होती हैं जो प्रिवेंट करती है कोलैप्सिंग को। when there is no air in the trachea, इससे एयर ट्रैकिया में एयर ना रहें। तो द ब्रोंकियाई फिर डिवाइड होता है स्मॉल ट्यूब्स में जिसको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, और वो एंटर विच एंड्स द टीनी एयर सैक कॉल्ड, और वहाँ पे जाके छोटे छोटे एयर सैक होते हैं, एयर पाउचेज होते हैं जिनको हम एल्वियोलाई बोलते हैं, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई में फिर क्या होता है, सप्लाइड ब्लड वेसल्स थ्रू द गैसेस एक्सचेंज अकर। तो एल्वियोलाई जो है एक अंगूर जैसे कुछ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ग्रेप्स की, वहाँ पे जाके गैसेस एक्सचेंज होता है, ये इनकी सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, इससे यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है। CO2 जो है बाहर निकलता है और O2 अंदर एंटर करता है, और आप ये पूरा कवर्ड होता है कैपिलरीज से। और जो एल्वियोलाई है वो किस टिश्यू की होती है, न्यूक्लियस स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू की। वी विल डिस्कस द इन 9th क्लास। 9th क्लास में हमने ये सारे टिश्यूज पढ़े थे। नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग प्रोसेस की मैकेनिज्म क्या है, देखो दो प्रोसेस पढ़ी, रेस्पिरेशन अलग है और रेस्पिरेशन इन ह्यूमन ब्रीदिंग प्रोसेस अलग है। रेस्पिरेशन में फूड का बर्न होना है, एनर्जी रिलीज होना है, और ब्रीदिंग में क्या होता है, इनहेल कर रहे हैं हम ऑक्सीजन को और एक्सहेल कर रहे हैं CO2 को। तो जब हम ब्रीथ करते हैं, एयर को ब्रीथ करते हैं, तो क्या होता है, मसल्स डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्ट होती है, सिकुड़ती हैं। हमने बताया जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम ऊपर की तरफ चला जाता है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, एंड जो है डायफ्राम ऊपर जाएगा और इंटरकोस्टल मसल्स होंगी वो क्या होगी, सिकुड़ती हैं, और चेस्ट कैविटी जो होती है एक्सपेंड होती है, एयर अंदर एंटर करती है। यानी जब सांस लोगे तो डायफ्राम ऊपर की साइड मूव करेगा, जब सांस छोड़ोगे तो डायफ्राम रिलैक्स होगा। तो उल्टा लिखा हुआ है, जब सांस लोगे डायफ्राम ऊपर, जब सांस छोड़ोगे डायफ्राम नीचे, और यहाँ पे क्या होगा, चेस्ट कैविटी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगी जब डायफ्राम नीचे आएगा, और लंग्स से जो एयर बाहर निकलेगी, और जब चेस्ट के अंदर एयर जाएगी तो चेस्ट कैविटी एक्सपेंड होगी और एयर जो है अंदर निकलेगी। So you can see the image here. Breathing in, chest जो है एक्सपेंड हो जाएगा, डायफ्राम जो है डोम शेप का जो
सकते हैं। ये के दो टर्म्स आते हैं, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन जो है अंदर, जो है जब आप बैलून को ये ट्यूब है, ब्रोंकाई ट्यूब की बेल जा लिया है और यहाँ पे चेस्ट कैविटी की तरह माना गया है। यहाँ पे बैलून जैसे इसको लंग माना गया है। वॉल्यूम यहाँ पे क्या है, जब सांस बाहर छोड़ते हो, सांस छोड़ते हो तो क्या होता है, ऑक्सीजन बाहर निकलती है, तो वॉल्यूम जो है कम हो जाएगा और प्रेशर बढ़ जाएगा। और जब आप क्या होगा, सांस लेते हो तो बैलून में जो लंग्स का जो है एयर अंदर एंटर करेगी तो फूल जाएंगी, वॉल्यूम बढ़ जाएगा और प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। ये जो शीट है ये जाएगा, ये कैसे डाउन है, ये कैसे फ्लैट। ठीक है, तो जब हमने एक्सप्रेशन किया तो फ्लैट हो गई, इंस्पिरेशन किया तो वो ऊपर की तरफ जाएगा। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन। कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्टेशन क्या है, दिस इज द लास्ट पॉइंट, लास्ट स्लाइड ऑफ दिस चैप्टर। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ह्यूमन बींग्स का होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके अंदर होते हैं ब्लड, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, हार्ट। सो वी विल डिस्कस द हार्ट इन नेक्स्ट क्लास। यहाँ तक हम एक बार रीडिंग कर लेते हैं, ब्लड भी हम प्रॉपरली पढ़ेंगे। We will discuss in next class, transport system we will discuss in next class. Thank you for watching my video. अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करोगे जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको फ्री में शेयर कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट 3 में। टाटा बाय बाय।